ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देखने जा रहे हैं जनहित का संडे एडिशन। वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तब होगा, और जब तक नहीं होता तब तक आप भी तैयार रहिए हर 4-6 महीने में चुनाव देखने के लिए और चुनावी तनाव देखने के लिए। अगले चुनाव 5 राज्यों में होंगे और देखें उसकी जमीन तैयार अभी से होने लगी है। सियासी पार्टियों की फितरत को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि कल से बंगाल में चुनाव का फुल बवाल राउंड शुरू होने जा रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद का बखेड़ा खड़ा करने वाले हुमायूं कबीर कल मुर्शिदाबाद में अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। बंगाल में हुमायूं कबीर एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के जोड़ीदार बनने जा रहे हैं, जो पहले से घात लगाए हुए हैं कि ममता के मुस्लिम वोट को कैसे काटें। इस पर बीजेपी पहले ही एंट्री दर्ज करा चुकी है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर बंगाल को एड्रेस किया और आज बीजेपी को ममता सरकार को एंटी हिंदू बताने का नया मुद्दा भी मिल गया है। तो शुरू यहां से करते हैं कि ममता बनर्जी की एंटी हिंदू बताने वाला नया मुद्दा आखिर क्या है। बांग्ला सिंगर हैं लग्नजिता चक्रवर्ती। शनिवार को पूर्वी मेदिनीपुर के स्कूल फंक्शन में मां दुर्गा की स्तुति करने से इन्हें रोका गया और जिस पर उन्हें ऐसा करने से रोकने का आरोप है उसका नाम महबूब मलिक है। आरोप है उसने मां दुर्गा का गीत गाने से न सिर्फ इनको रोका बल्कि ना रुकने पर लग्नजिता पर बाकायदा हमला कर दिया। ये सब लग्नजिता ने अपनी शिकायत में कहा है। महबूब मलिक पूर्वी मेदिनीपुर के उस साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल का मालिक है जहां लग्नजिता को एनुअल फंक्शन में गाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब लग्नजिता फिल्म देवी चौधरानी फिल्म का एक गीत जागो मां गाने लगी तो महबूब मलिक ने उन्हें रोका, उनसे कोई सेक्युलर गीत गाने को कहा और जब लग्नजिता ने गीत अधूरा नहीं छोड़ा तो उनके साथ बदतमीजी की गई है। The police is supposed to give me protection and I'm really looking at them for that protection. And I've heard that he's been arrested, but I genuinely want the police to take this up seriously so that दरअसल लग्नजिता चक्रवर्ती के मुताबिक उनके साथ पुलिस स्टेशन में भी भेदभाव हुआ है। यहां भगवानपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज शाहजहां हक उनकी शिकायत दर्ज करने को तैयार ही नहीं थे, उन्हें काफी देर तक इंतजार कराया गया। Till about 7:45, everything was going smoothly, everything was great. At around 7:45, I was done singing my 7th number from my list. And this song is this song called Jagoma. It is a song from this movie called Devi Chaudhurani. And I was talking to the audience, just generally interacting in between two songs. So while I was talking, we suddenly saw that this man came running, not walking, but he came running towards the stage. Within a matter of seconds, he was up on stage, and he came up on stage with the intention of hitting me, or in plain words, he wanted to beat me up. अब इस खबर में अपडेट यह है कि चुनावी मौसम को देखते हुए ममता सरकार भी फुर्ती में आई और महबूब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत डिटेल्स अभी इसमें सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी ने फिर सवाल उठा दिए कि ममता राज में बंगाल के हालात बांग्लादेश जैसे होते जा रहे हैं और ममता का एक्शन सिर्फ दिखावा है। और इस बीच ये दिखाता है कि बंगाल में चुनावी ध्रुवीकरण की जमीन तैयार होने लगी है। इसी के नए किरदार आने वाले दिनों में होंगे हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी। मुर्शिदाबाद में अपनी कल पार्टी के ऐलान के वक्त हुमायूं कबीर ने फिर लाखों की भीड़ जुटाने का बड़ा दावा किया है। ये मेरा नया पार्टी जो ओपन कर रहा है, वो पार्टी को एक रैली करके आम जनता को, आबादी को सामने रख के मेरा 4 लाख लोगों को इकट्ठा करके मेरा मुर्शिदाबाद से शुरू करेंगे। जो चुनाव आएगी 2026 में, तो मैं 294 जो सीट है, यहाँ से मैं कम से कम 90 से 100 सीट जीत हासिल करेगी और वो निर्णायक शक्ति मेरा पास ही रहेगी। उधर बंगाल में एसआईआर का मुद्दा वो पहले से गर्म है। ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटर्स के नाम कटने की फिक्र है। बाकी बचे मुस्लिम वोट पर बाबरी ब्रांड लेकर हुमायूं कबीर और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी दोनों नजर गड़ाए हुए हैं।
बीजेपी पहले ही घुसपैठियों के खिलाफ फ्रंट खोले बैठी है। कल प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बोले थे। आज असम से भी उन्होंने संकेत दिए घुसपैठ का मुद्दा आगे भी गर्म रहने वाला है। अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। बंगाल में रहते हुए ही आगे बढ़ते हैं और ये टाइमिंग का सहयोग हो सकता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत आज बंगाल में थे और आज उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं। इनमें से 3 बातें बंगाल, बाबरी और बांग्लादेश पर थी। संघ के शताब्दी वर्ष के समारोह में मोहन भागवत इससे पहले हिंदू राष्ट्र पर, भारतीय मुसलमानों पर भी बोले हैं। हिंदू राष्ट्र पर भागवत ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है। संसद संविधान में एक शब्द जोड़े या ना जोड़े, संघ को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। बंगाल में नई बाबरी मस्जिद पर मोहन भागवत ने कहा, यह हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा फिर से शुरू कराने की सियासी साजिश है। भारतीय मुसलमानों पर मोहन भागवत ने कहा, मुसलमान अगर समझ लें कि हम एक समाज, एक संस्कृति, एक देश के हैं तो मसले खुद ब खुद सुलझ जाएंगे। मोहन भागवत ने बांग्लादेश के हालात पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, वहां हिंदू मुश्किल हालात में हैं, भारत सरकार को ध्यान देना होगा, कुछ तो करना होगा। पश्चिम बंगाल के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू एकजुट हो जाएं तो बंगाल के हालात बदलने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इसमें यह भी साफ साफ कहा है कि वो सिर्फ सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं, राजनीतिक बदलावों की कोई बात नहीं, और ना ही ये संघ का विषय है राजनीति का। ये साफ कर दिया गया मोहन भागवत की तरफ से। अभी आप हिंदू राष्ट्र पर मोहन भागवत का जो पूरा बयान था वो खुद सुनिए। सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है। और अब बात राहुल गांधी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच के डायलॉग की। राहुल गांधी ने संघ पर फिर हमला किया, कहा कि आरएसएस को सत्य से कोई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ ताकत से मतलब है। आज मोहन भागवत ने कहा है, ऐसे झूठ वही लोग फैलाते हैं जिन्हें संघ के बढ़ने से अपनी दुकान बंद होने का डर लगता है। मोहन भागवत ने सलाह दी, ऐसे लोग अपना चश्मा बदल लें, तभी उन्हें संघ ठीक से दिखेगा। लेकिन राहुल गांधी और मोहन भागवत का यह संवाद आमने सामने नहीं हुआ है, बल्कि 7000 किलोमीटर की दूरी से हुआ है। दरअसल राहुल ने जब यह बयान दिया वो जर्मनी के बर्लिन में थे और मोहन भागवत आज कोलकाता में थे। बर्लिन में राहुल ने इंटेलेक्चुअल्स की मौजूदगी में ये आरोप लगाए थे और आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी राहुल गांधी को बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में जवाब दे दिया। राहुल गांधी जब भी बीजेपी या मोदी सरकार पर हमला करते हैं तो आरएसएस को उसमें जरूर लपेटे में लेते हैं। अब विषय कोई भी हो, राहुल गांधी का भाषण है तो उसमें संघ टारगेट पर होगा ही, फिर चाहे वो देश में हो या वो विदेश में हो। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. BJP and the RSS have captured every single institution of our country. अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी,
और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। दरअसल राहुल गांधी की संघ एलर्जी पर आज मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग संघ को बीजेपी के चश्मे से देखते हैं वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। संघ को समझना है तो अच्छा होगा कि वो संघ को संघ की नजर से ही देखें। और इसके बाद कहा, संघ पर वही लोग झूठ फैलाते हैं जिन्हें अपने स्वार्थ की दुकान बंद हो जाने का डर है। संघ के बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। कुल मिलाकर नतीजा ये होता है कि संघ के बारे में नाम जानते हैं, काम नहीं जानते। ये कहा जा सकता है कि मोहन भागवत ने गरिमा बनाए रखी। उन्होंने सीधे राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक तरह से राहुल को न्योता जरूर दिया कि कुछ दिन संघ की शाखा में आकर तो देखिए, या फिर प्रणब मुखर्जी की तरह कभी नागपुर जाकर संघ को पास से जरूर जानिए। भागवत ने राहुल के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें राहुल ने मोहन भागवत की बात को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया था। भागवत ने पिछले दिनों अपने भाषण में कहा था, दुनिया केवल सत्य से नहीं बल्कि शक्ति से आपका आकलन करती है, इसीलिए हमें अपने समाज और देश को मजबूत बनाना होगा। मोहन भागवत ने कहा था, सत्य के साथ शक्ति जरूरी है क्योंकि दुनिया में ताकत से आंकने का चलन है। लेकिन जर्मनी में राहुल गांधी ने अब इसी बयान को अलग नजरिए से देखा और दिखाया भी। क्या कहा राहुल गांधी ने, वो सुनिए। The ideological head of the RSS is openly saying the truth is of no consequence. Power is important. This is the difference between them and us. Entire culture is based on truth. I mean, look at any religion you want. Essentially, they are saying follow the truth. The Congress Party, Mahatma Gandhi, even yourselves, we defend the truth of India. दरअसल राहुल गांधी ने मोहन भागवत की शक्ति वाली बात को आरएसएस की शाखाओं में लाठियां चलाने की शिक्षा और संघ के कार्यक्रमों में शस्त्रों के प्रदर्शन से जोड़ दिया। तो संघ प्रमुख ने राहुल का नाम लिए बिना उन्हें करेक्ट किया। संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन ये लक्ष्य लेके संघ निकला है, किसी के विरोध में नहीं। हिंदू समाज को संगठित करना है, यानी बाकी लोगों का विरोध करना, ऐसा नहीं है। आप सब लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह करते होंगे, कुछ व्यायाम करते होंगे। आपको व्यायाम करता हुआ देखकर कोई आकर अगर आपको पूछेगा कि किसको पीटने के लिए आप अपना शरीर बना रहे हो, तो आप क्या बताएंगे? अरे भाई, व्यायाम करना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये स्वाभाविक बात है। राहुल गांधी जब जब विदेश जाकर सरकार और संघ पर निशाना साधते हैं तब तब खुद भी वो निशाने पर आते हैं। कल ही बीजेपी ने उन्हें मीर जाफर तक कह दिया था। तो राहुल गांधी पर बीजेपी के निशाने। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे और अब बात उस हिजाब कांड की करने जा रहे हैं जिससे बिहार से निकलकर पूरे देश में सियासी पार्टियों को ऐसा लग रहा है जैसे कई दिन की खुराक दे दी हो। कश्मीर की ठंड में भी सियासी गर्मी आ गई, लेकिन इस हिजाब एपिसोड में अब सुई आकर अटक गई है डॉक्टर नुसरत परवीन पर। बिहार में नीतीश कुमार की डॉक्टरी की नौकरी वो एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी? उस दिन के तथाकथित अपमान के बाद उन्हें नीतीश सरकार की तनख्वाह लेना गवारा होगा या नहीं होगा? मैंने अपमान के आगे तथाकथित इसलिए जोड़ दिया क्योंकि अभी तक नुसरत परवीन खुद सामने नहीं आई हैं। उन्होंने खुद कुछ भी नहीं कहा है। उस दिन उन्हें क्या महसूस हुआ इसको लेकर उनकी अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया, संविधान के नजरिए से अगर देखा जाए तो महिला की गर्मी, माफ कीजिएगा, जो महिला की गरिमा है और साथ ही साथ जो संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल तो है। इस बीच अपॉइंटमेंट लेटर के मुताबिक डॉक्टर नुसरत परवीन को शनिवार यानी बीते कल तक नौकरी ज्वाइन कर लेनी थी, लेकिन कल उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की और कल ही सूत्रों के हवाले से खबर यह आई कि ज्वाइनिंग की डेट बढ़ा दी गई है, 31 दिसंबर तक कर दी गई है। इसके बाद भी अभी तक ये कोई नहीं बता पा रहा है कि नुसरत परवीन
नौकरी ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी, 31 दिसंबर से पहले क्या वो सामने आएंगी या नहीं आएंगी, उनका सोचना क्या है। एक बार नीतीश कुमार माफी मांग लें उसके बाद ही क्या वो ज्वाइनिंग पर सोचेंगी, ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अभी सिर्फ चर्चा की जा रही है। और इस बीच नीतीश कुमार पटना से आज दिल्ली आ गए। उनकी पार्टी तो पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार तो माफी नहीं मांगेंगे। अब आज नीतीश कुमार का मौन ये बता रहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगे। नीतीश जी, क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर? नीतीश जी माफी मांगेंगे? क्यों ये नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्या माफी मांगना चाहेंगे? नीतीश जी, क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर? नीतीश जी माफी मांगेंगे? क्यों ये नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्या माफी मांगना चाहेंगे? तो नीतीश मानने को तैयार नहीं कि एक लड़की का हिजाब इस तरीके से हटाना गलत था। नुसरत खुद सामने आ नहीं रही ये बताने के लिए कि अगर उन्हें बुरा लगा है तो फिर इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही दावा किया था कि नुसरत कोलकाता चली गई और बाद में खबर यह आई कि कहीं नहीं गई हैं, वो कोलकाता में ही हैं। आज एबीपी न्यूज़ की टीम पाटलिपुत्र के मोहिउद्दीन अपार्टमेंट पहुंची जहां नुसरत सेकंड फ्लोर पर रहती हैं, लेकिन नुसरत के फ्लैट पर कोई नहीं था, वहां ताला लगा हुआ था। इसी में नुसरत परवीन रहती थी? कल चला गई है सब। कहाँ चली गई? अब तो उतना पता नहीं। कितने नंबर फ्लैट में? फ्लैट नंबर तो इसमें नहीं है। कौन कौन लोग कल निकले हैं यहाँ से? वो अपना बाले बच्चे गए हैं। बाले बच्चे गए हैं, कुछ बता के नहीं गए कहाँ जा रहे हैं? हमको कुछ नहीं पता। कितने दिन से रह रही हैं? उतना ही पता नहीं है हमको। नुसरत परवीन जो हैं अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। फिलहाल जैसे जैसे ये हिजाब का मुद्दा गरमा रहा है वैसे वैसे दूर कैमरे से नुसरत परवीन भागते नजर आ रही हैं। हालांकि पूरा देश जानना चाहता है कि नुसरत परवीन हैं कौन, कैसी दिखती हैं और अब तक इस पूरे मामले पर वो चुप क्यों हैं। तो नुसरत सामने नहीं आ रही है और जिससे नुसरत को शिकायत है वो मुंह से कुछ बोलकर, बिना बोले, माफ कीजिएगा, मुंह से कुछ ना बोलकर हाथ जोड़कर चले जा रहे हैं। और जो लोग इस घटना के दिन वहां थे नहीं, जिन्होंने कुछ सुना नहीं, देखा नहीं, वो लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अगर बीमार हैं तो ये इस तरह के कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए उनको। अब तक उनको खेद व्यक्त कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार नियम, कानून और अनुशासन से चलता है। सरकार के स्तर से जो दबाव बनाए गए थे उसकी पोल खुल गई। किसी की हिजाब खींचना या दुपट्टा उतारना ये तो बिल्कुल अभद्रता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात महाराष्ट्र की। आज से 25 दिन बाद यानी 15 जनवरी को देश की सबसे बड़ी नगर पालिका बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका में चुनाव होना है। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले उसके नतीजों का एक ट्रेलर आज सामने आया। आज महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। इसमें एक बार फिर विधानसभा चुनाव वाला माहौल रिपीट हो गया। बीजेपी के महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल करते हुए उद्धव, कांग्रेस, शरद पवार की जो महाविकास अघाड़ी की गाड़ी है उसका रास्ता रोक दिया। पूरे महाराष्ट्र से मुंबई को एक मैसेज दिलवा दिया कि बीएमसी चुनाव में भी होने क्या वाला है। महाराष्ट्र के कुल 288 नगर परिषद और नगर पंचायतों में चुनाव हुए हैं। तो कुल 288 नगर परिषद, नगर पंचायतों में हुए हैं ये चुनाव और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की तिकड़ी ने फिर अपना दम दिखा दिया। बता दिया इस तिकड़ी का तिलिस्म तोड़ना अभी संभव नहीं। बीजेपी जहां 124 सीट हासिल करने में कामयाब हुई, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 61, अजीत पवार की एनसीपी ने 36 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है। एकाही पक्षाच्या विरोधात
एकाही नेत्याच्या विरोधात बोललो नाही, केवळ विकासावर मतं मागितली. आम्ही काय केलं हा ट्रॅक रेकॉर्ड सांगितला, आम्ही काय करणार आहोत याची ब्लूप्रिंट मांडली. तो बीएमसी चुनाव से ठीक पहले आए ये नतीजे महाआघाड़ी के लिए एक तरह से खतरे का अलार्म, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र ने नगर परिषद और पंचायत चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र ने फिर से पूरी तरीके से नकार दिया है. सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगा, जो सिर्फ 8 सीट पर सिमट गई. शरद पवार की एनसीपी को 12 सीटें मिली हैं, लेकिन कांग्रेस ने दोनों से बेहतर परफॉर्म करते हुए 27 सीटों पर जीत हासिल की है. इसी ताजा शिकस्त के बाद महाविकास आघाड़ी में सिर फुटअव्वल और तेज हो गया है. शिवसेना यूबीटी की बुरी हालत देखने के बाद कांग्रेस अब छोटे दलों को साथ लेकर बीएमसी चुनाव में उतरने की तैयारी में है. दरअसल कांग्रेस ने कई स्थानीय निकायों में अकेले चुनाव लड़ा, जिनमें बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर नजर आई और कुछ जगहों पर जीत हासिल की, और कहीं कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर भी रही है. इस देश में धर्म निरपेक्षता को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हरदम प्रतिबद्ध है. हम उसको लेके चलते हैं. सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए और हर स्टेट का लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, हम अकेले लड़े. हालांकि उद्धव ठाकरे से कांग्रेस की ये दूरी 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखी. इस बार बीएमसी चुनाव के लिए राज और उद्धव ठाकरे के गठबंधन के ऐलान ने शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस की कड़वाहट और बढ़ा दी, क्योंकि राज ठाकरे की छवि के चलते कांग्रेस उनसे दूरी बनाए हुए है. लेकिन भाई के लिए उद्धव गठबंधन को दांव पर लगाने को तैयार हो गए हैं. मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. मुंबई में पिछले 30 वर्षों से लगातार कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हारकर विपक्ष में बैठती है, तो 2026 में कौन सा तीर मार लेगी. कांग्रेस पार्टी मुंबई में उसी प्रकार है जैसे कोई टूरिस्ट होता है, पर्यटक होता है. आइए, घूमिए, फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए. 16 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस खुद अपने आप को आत्मचिंतन करेगी कि जैसे बिहार हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, बाकी राज्यों में जो हुआ वही हाल मुंबई में भी होगा. तो ये राजनीति है और इसमें कुछ भी हो सकता है. उद्धव महाराष्ट्र के इस मिनी चुनाव में तो फेल हो गए. देखते हैं दूसरे मिनी चुनाव यानी बीएमसी में राज ठाकरे के साथ मिलकर भाई भाई की ये जोड़ी क्या रिजल्ट देती है. अब आगे अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं. बदमाश की दौड़ पुलिस आई सामने. उत्तर प्रदेश में ये खेल अब और तेज हो गया है. उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बदमाशों का सामना पुलिस से लेकर यमराज तक से हो रहा है. बुलंदशहर और सहारनपुर में इनामी बदमाश अलग अलग एनकाउंटर में मारे गए, तो बलिया में भी सुर्खियों में आ गए. आयुष यादव हत्याकांड के 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है. हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने वाले बदमाशों की एक भी नहीं सुनी जा रही. तो 24 घंटे के भीतर ऑपरेशन लगड़ा के तहत एक के बाद एक कई इनकाउंटर यूपी पुलिस ने किए हैं, जिनमें से 1 लाख के इनामी बदमाश सिराज अहमद को यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया. बुलंदशहर में हुए इनकाउंटर में 50,000 का इनामी जुबैर भी मारा गया. पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया. आयुष यादव हत्याकांड के आरोपी भी इनकाउंटर के बाद दबोच लिए गए हैं. पुलिस के बयान बताते हैं, पहले अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश गोली चलाता है तो फिर यूपी पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करने में देर कतई नहीं करती है. बदमाशों के द्वारा सरेंडर ना करके पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया. तत्पश्चात पुलिस ने नियंत्रित ढंग से फायर किया, जिसमें 4 अभियुक्त घायल हुए हैं और एक बदमाश मौके से फरार हो गया. एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए, जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है.
तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर जिस तरह कार्रवाई हो रही है, साफ है योगी सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। अपराधी या तो जेल जा रहे हैं या फिर अपराधी दुनिया छोड़ रहे हैं। यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से यानी 2017 से 14 अक्टूबर 2025 तक कुल 15,726 इनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें 256 बदमाश ढेर हुए हैं, 10,324 अपराधी घायल हुए हैं, 31,960 अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अपराधियों का इनकाउंटर योगी सरकार शांति और सुरक्षा की नीति का हिस्सा बताती है, तो विरोधी भी इनकाउंटर पर सवाल लगातार उठा रहे हैं। यूपी सरकार के विरोधी प्रदेश में इसे डर का माहौल फैलाने वाली नीति से जोड़ते हैं। और अब वक्त हो चला है जनहित स्पेशल का, और आज मैं जनहित पे उस बेजान अरावली की आवाज उठाने जा रही हूं जिसमें भारत के करोड़ों लोगों और बेशुमार बेजुबानों की जान बसती है। वो जीवन दायिनी पर्वतमाला अरावली है, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसका इतिहास अरबों साल पुराना है। लेकिन बीते 31 दिन से इतनी पुरानी पर्वत श्रृंखला के भौगोलिक अस्तित्व पर खतरे की धुंध पसरी हुई है। विपक्षी दलों के मुताबिक सरकार ने अरावली के वजूद को मिटाने का रास्ता खोल दिया है, और सरकार इसे विपक्ष का सीधा सीधा सरासर झूठ बता रही है। तो आखिर सच क्या है? अरावली का वजूद सवालों में क्यों है? आइए इसे अरावली की आंखों से ही देखा और समझा जाए। तो आपका दिल्ली का हाल हुआ है वो पूरे नॉर्थ का हाल होगा इफ यू डू नॉट प्रोटेक्ट द अरावली रेंजेस राइट नाउ। अरावली बिकाऊ नहीं है। अरावली आप 50, 100 या 200 मीटर से नहीं डिसाइड कर सकते। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जुगलबंदी दिखाई है, जिसका असर जो है हमारे बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशंस के ऊपर पड़ेगा। कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। ये बोल तो फिल्मी गीत के हैं, लेकिन आज हूबहू यही दर्द अरावली का है। वो अरावली जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शुमार है, जो थार रेगिस्तान और बाकी हिंदुस्तान के बीच करीब 250 करोड़ साल से भी पुरानी कुदरती दीवार है। यूं तो अरावली की जड़ों को अवैध कमाई की हवस में कानून के दुश्मन बरसों से कुरेद रहे हैं। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत से अरावली की ऐसी परिभाषा आई जिसे 90% से ज्यादा अरावली पर्वतमाला के वजूद का खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में इस जीवन दायिनी पर्वत श्रृंखला की ओट में बसे लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। तस्वीर दिल्ली से सरहद साझा करने वाले हरियाणा के शहर गुरुग्राम की, जहां अरावली के अस्तित्व को बचाने की मुहिम में जुटे लोगों ने राज्य सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इन अरावली हितैषियों के मन में डर बैठ गया है, नई परिभाषा से ये पर्वतमाला टूट सकती है, बिखर सकती है। ऐसे में ये लोग सरकार से अरावली के अस्तित्व को बचाने की खातिर ठोस कदम उठाने की गुहार कर रहे हैं। ये जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी की है। ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। बच्चों के लिए, सबके लिए हमारा फ्यूचर प्रोटेक्ट करती है। आज वो खतरे में है, ना सिर्फ कुछ लोगों की लालच के चक्कर में, जो कि अपने आप को पता नहीं भगवान से भी ज्यादा शायद खुद समझने लग गए हैं,
कि ना उनको अपनी सांसों की चिंता है, ना किसी और की सांस की चिंता है, बस उनको सिर्फ चाहिए पैसा पैसा पैसा। अरावली रेंज में आने वाले सभी राज्यों से लेकर केंद्र तक में बीजेपी की ही सरकारें हैं। ऐसे में विपक्ष सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जयपुर में कांग्रेस ने इसे लेकर प्रदर्शन किया, अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया। बीजेपी की सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला गलत है, उस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। अरावली के मुद्दे पर पूरा राजस्थान एक है। बीजेपी, मैं लोगों से कहूंगा भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, अरावली बचाओ, जीवन बचाओ का नारा हमने दिया। अरावली बचाने की मुहिम सोशल मीडिया से सड़क तक चल रही है। ये राजस्थान के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं, जो अपनी कलाकारी से अरावली को बचाने की अलख जगा रहे हैं। क्या वाकई अरावली खतरे में है? इसे समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का रुख करना होगा जो 20 नवंबर को देश के सामने आया। इस फैसले में कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की उस रिपोर्ट पर मोहर लगा दी जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने की सिफारिश की गई है, जिस पर बीते 1 महीने से हंगामा मचा है। यहाँ पर कई ऐसी पहाड़ियां भी हैं जो कि 100 मीटर से कम है, लेकिन इस पे जो आप तमाम जो पेड़ पौधे, जो जंगल है, वो आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है वो बताती है कि जो अरावली की हजारों पहाड़ियों में से सिर्फ 8 से 10% पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं। इसका मतलब कि जो 90% जो पहाड़ियां हैं वो उनकी ऊंचाई जो है वो 100 मीटर से कम है। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो यही अंदेशा जता रहे हैं कि इस पर अरावली की नई परिभाषा के बाद जो अरावली के जो पहाड़ हैं जो कि 100 मीटर से कम के हैं, उनमें जो इलीगल माइनिंग है, जो भूमाफिया हैं, उनको जो है वो छूट मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली के अस्तित्व पर खतरा मानने वालों के मुताबिक अगर नई परिभाषा लागू हो गई तो करीब 90% इलाके को इस पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 15 जिलों में अरावली की 12,081 पहाड़ियां 20 मीटर से ऊंची हैं। इनमें से सिर्फ 1,048 यानी 8.7% ही 100 मीटर से ऊंची हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1,594 पहाड़ियां 80 मीटर, 2,656 पहाड़ियां 60 मीटर, 5,009 पहाड़ियां 40 मीटर से ऊंची हैं। लगभग 1,07,494 पहाड़ियां 20 मीटर की ऊंचाई तक है। यानी सिर्फ राजस्थान में ही करीब 1,16,753 पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम है, अब अरावली के दायरे से बाहर हो सकती है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में इसको लेकर हंगामा चरम पर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली बचाओ मुहिम के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर तक बदल दी है। अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश से, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार आगे आना चाहिए। राजनीति को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दीजिए, तो क्या सचमुच अरावली बाकी देश को रेगिस्तान से बचाने वाली जीवन रेखा है? इसे समझने के लिए इस पर्वतमाला का भूगोल समझना होगा। तो अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से गुजरात तक करीब 692 किलोमीटर लंबी है। ये पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 37 जिलों में फैली है। इसका दक्षिण पश्चिमी सिरा गुजरात में पालनपुर के पास है। राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा करीब 74% हिस्सा फैला है। हरियाणा में अरावली गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में फैली है। अरावली का उत्तरी सिरा दिल्ली में रायसीना हिल तक पहुंचता है। ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है, पश्चिम में मरुस्थल और पूर्व में उपजाऊ मैदान। ये कई नदियां जैसे बनास, लूनी, साबरमती और साहिबी की उत्पत्ति का स्रोत भी है। हरियाणा और राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां
वन्य जीवों की निवास स्थली भी है। अरावली की तलहटी में अकूत खनिज संपदा है, जिस पर लंबे समय से कुछ लोगों की गिद्ध दृष्टि है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस पर्वतमाला की नई परिभाषा के लागू होते ही पहले से ही जारी गैर कानूनी खनन के बाद कानूनी रूप से भी खनन का रास्ता यहां खुल जाएगा। अरावली को हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की कुदरती ढाल कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के थार रेगिस्तान को देश की राजधानी की ओर बढ़ने से रोकती है। पर्यावरणविदों के मुताबिक अरावली खत्म हो गई तो बहुत कुछ खत्म होने का खतरा है, क्योंकि ये पर्वतमाला दिल्ली एनसीआर का नेचुरल मास्क है, जो धूल भरी हवाओं को रोकती है। अरावली न सिर्फ धूल रोकती है, बल्कि PM 2.5 और PM 10 जैसे जहरीले कणों को भी कम करती है। ये पर्वत श्रृंखला बारिश के पानी को जमा कर जमीन की गहराई में भेजती है, ताकि भूजल पाताल में ना जाए और बोरवेल सूखे नहीं। अरावली एनसीआर का प्राकृतिक एसी भी है। अगर इसकी पहाड़ियों पर कटाई और खुदाई बढ़ी तो गर्मी दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर देगी। तेंदुआ और मोर जैसे कई वन्यजीव भी अरावली में रहते हैं। पहाड़ों के बिना इनका ठिकाना खत्म हो सकता है। कुल मिलाकर अरावली का कायम रहना इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी है। जो ऊंचाई थी अरावली की, ये लगभग आज के हिमालय से ऊंची थी और इसकी चोटियों पर बर्फ भी जमी रहती थी। इसकी नदियां थी वो 12 महीने बहती थी। मानव जो जीवन जब आरंभ हुआ है, जिसको होमो इरेक्टस से लेकर और होमो सेपाइन तक का इवोल्यूशन और बाद में मनुष्य का खेती करना 8-10 हज़ार पहले और उसके बाद इतिहास का, इन सब के साक्ष्य अरावली में है। अब सवाल ये कि क्या वाकई अरावली पे खनन की खुली छूट देने का रास्ता तैयार किया गया है? अरावली पर्वतमाला की परिभाषा बदलने की बात सच है या झूठ? इस पर देश के पर्यावरण मंत्री का पक्ष भी सामने आया। उनका सच आपको सुनाएं, उससे पहले अरावली पर राजनीति का एक और नमूना देखिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में दिल्ली वालों के नाम एक खत जारी किया। इसमें उन्होंने अरावली के अस्तित्व मिटने पर होने वाले खतरों से आगाह करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश के मुताबिक अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो बीजेपी की अवैध खनन को वैध बनाने की साजिश और जमीन की बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया की प्रदूषण राजधानी बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो अरावली बचाने के लिए फौरन अध्यादेश तक लाने की मांग की है। क्या अरावली पर्वतमाला पर विपक्षी दलों के आरोपों की श्रृंखला सच्ची है या फिर ये सब सियासी आरोपों की पर्ची है? इस पर छाई धुंध को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ करने की कोशिश की। उनके मुताबिक विपक्ष अरावली पर भ्रम फैला रहा है, क्योंकि इस पर्वतमाला के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से सिर्फ 0.19% हिस्से में ही खनन की मंजूरी है, और वो भी पहले से। बाकी 91.09% अरावली पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित है। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। अगर अरावली का सच ये है, फिर चिंता किस बात की? लेकिन इस पर्वतमाला की गोद में बसे लोगों के दिलो दिमाग में नए नियम से चिंता इस कदर बैठ गई है, सरकारी सफाई से भी वो दूर नहीं हो रही। कुछ भी नहीं है, फिर ये धूल मिट्टी होगी
उसका भी कोई पता नहीं। जब तोड़ेंगे माइनिंग करेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। खुद लगा लीजिए कि यहाँ से लगभग राजस्थान पार करते करते तक अगर 100 मीटर का हिस्सा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अरावली तो बिल्कुल खत्म हो गई। सबसे पहला जो हमारे यहाँ वाटर के लिए बहुत जरूरी है, पानी का जितना भी स्रोत है हमारी पहाड़ी से है सब, इसको खत्म होने के बाद पानी की सबसे पहले यहाँ कमी आएगी और पॉल्यूशन का यहाँ बिल्कुल इतना बुरा हाल हो जाएगा। आज आप देख रहे हो ये में देखो कितना जहर घुल रहा है, तो यहाँ आसपास का सारा एरिया ये समाप्त हो जाएगा। अरावली देश का अमिट भूगोल ही नहीं बल्कि अक्षुण्ण इतिहास भी है। 1576 में हल्दी घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई राजस्थान के अरावली रेंज में ही हुई। ये जंग मेवाड़ के महान हिंदू राजपूत राणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में एक यूनिक लोकेशन है, जिस एक यूनिक पहाड़ है, इंडिपेंडेंट पहाड़ है। इसके चारों तरफ मैदान है और फिर मैदान के चारों तरफ फिर से पहाड़ों का इलाका है। हल्दी घाटी में अकबर की सेनाओं को रोकने का जो जिम्मा है महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना के थ्रू करते हैं। एज लक वुड हैव इट, महाराणा प्रताप को इस मैदान में अकबर के साथ जब लड़ाई चल रही है, मुगल सेनाओं के साथ लड़ाई चल रही है, तो अंत में जो राजपूतों की सेनाएं हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। राजपूतों की सेना एग्जॉस्ट हो जाती है, महाराणा प्रताप जंगलात में चले जाते हैं, भीलों के साथ मिल जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का वो अध्याय है जिसमें भारत के महान सपूत राणा प्रताप की वीरता और मुगल शासक अकबर के सामने किसी कीमत पर उनके न झुकने का स्वर्णिम किस्सा दर्ज है। ऐसे में अब कम से कम ऐतिहासिक अरावली के भूगोल को बदलने का खेल नहीं होना चाहिए। इस पर्वतमाला पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अरावली का अमिट इतिहास और भूगोल ही थार रेगिस्तान से बाकी हिंदुस्तान के नागरिकों को बचाने की कुदरती ढाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।